नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी जितु भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8 और ये है उसका चौथा भाग। इससे पहले अपन ने 3 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिए और चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट जो हमने ऑलरेडी ओवर कर दिया है। तो जैसे मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि ये चैप्टर हम 5 लेसन्स में खत्म कर देंगे, तो वो वादा जरूर से हम पूरा करेंगे। नेक्स्ट लेसन में ये चैप्टर बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। तो अभी तक के चैप्टर का जो पार्ट था उसमें हमने बहुत सारी चीजें निकाल ली है। उसके बाद जो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो उपग्रह से संबंधित होगा कि भाई जो सैटेलाइट होती है, जो उपग्रह होते हैं, अगर वो धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि हम सारी बात जो है धरती के रेस्पेक्ट में करेंगे और किसी के रेफरेंस में बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे तो बृहस्पति के भी अपने उपग्रह हैं और दूसरे जितने प्लेनेट है उनके भी अपने उपग्रह हैं, लेकिन हमें किसके बारे में बात करनी है? सिर्फ धरती के बारे में, कि धरती का एक उपग्रह चंदा मामा, उसके अलावा और जो हमारे मैनमेड होते हैं, ठीक है, उनके उपग्रह के बारे में अपने को बात करनी है। उसका वेग कितना होता है, ऊर्जा कितनी होती है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजना है तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसका परिभ्रमण काल कितना होता है, घूमने में कितना टाइम लेता है, ये सारी चीजें आज अपने को पढ़नी है। तो आज का हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो इन उपग्रह के ऊपर ही होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चों ने पहले के 3 लेसन नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाकर के वो लेसन जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आगे का चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि देखो कोई भी चैप्टर होता है ना वो कनेक्टेड होता है। जब हमने स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए तो उसका यूज हम आगे करते जाएंगे। तो अगर आपको स्टार्टिंग का चैप्टर पता होगा तो आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ये है आज के हमारे गोल। ठीक है, आप सबको पता है हमारा न्यू ट्रेड है कि भाई हम सारे टॉपिक्स पहले ही लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि इस वीडियो में आप पढ़ने क्या क्या वाले हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? उपग्रह क्या होता है, फिर कक्षीय वेग निकालेंगे उसका, फिर उसका परिभ्रमण काल निकालेंगे, फिर उसकी ऊर्जा निकालेंगे और लास्ट में अपन पढ़ेंगे बेटा वेटलेसनेस यानी भारहीनता के बारे में। कि भाई सैटेलाइट में जब तुम बैठे रहते हो, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठे रहते हो, तो बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ते हुए तुम्हें लोग दिखते होंगे। ठीक है ना, टूथपेस्ट कर पाते हैं बेचारे, ना खाना खा पाते हैं, ना पानी पी पाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है, वहां पे भारहीनता क्यों है, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, जो है उपग्रह, सैटेलाइट्स। तो देखो बच्चों, ज्यादा डिटेल में तो वैसे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। एनसीईआरटी ने सीधा सीधा स्टार्ट करा है भूपग्रह के साथ। देखो भूपग्रह हम पढ़ेंगे इसमें, पर मैं आपको बता देता हूं, वो उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं उसको भूपग्रह बोलते हैं। भू मतलब पृथ्वी से लिया हुआ है। ठीक है, भू क्या बोलते हैं अपने पृथ्वी का पर्यायवाची होता है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं अपन भूपग्रह। ठीक है, जियो सैटेलाइट। तो लेकिन हम यहाँ पे सारी चीजें एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन बोल रहे हैं प्लैनेट्स। तो आप सबको पता है हमारे पास जो 8 प्लैनेट्स बचे, पहले 9 थे अब 8 ही रह गए। तो वो सब क्या कर रहे हैं? सूरज के चारों तरफ गोल गोल दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो लिखा है सूरज के चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। और ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सब है हमारे। इसमें से प्लूटो वाला अब हमारे पास नहीं रहा, प्लूटो वाला उड़ गया। ठीक है, यम जिसको बोलते थे। अब आता है हमारे पास सैटेलाइट के बारे में। तो देखो क्या होता भाई, जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे भाई? क्योंकि सूरज ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उनको खींच रखा है। उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो मतलब दीर्घवृत्ताकार पथ में इस तरीके से उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी प्लैनेट के बारे में बात करें, अपन किसी ग्रह के बारे में बात करें, तो किसी ग्रह में भी सेम ही कंडीशन है, उसका भी गुरुत्वाकर्षण बल है। और उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होता है कि जितने भी दूसरे सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट कौन है? चंदा मामा, तो उसके चारों तरफ घूमता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने उसको अपनी तरफ खींच रखा है। ठीक है, तो देखो सैटेलाइट में यही लिखा हुआ है कि ग्रह के चारों तरफ इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को। अब ये आकाशीय पिंड क्या होता है भाई? जो आसमान में, ऑब्वियस ही बात है। और पिंड हम सब जानते हैं, फिजिक्स में हर चीज को अपन ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, पिंड बोल देते हैं। तो आकाशीय पिंड मतलब जो हवा में उड़ रहे हैं को उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण करने वाले पिंड भूपग्रह कहलाते हैं। देखो ये है हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी में आप देखोगे तो टॉपिक आपको ये मिलेगा। तो इसका मतलब हमें उन उपग्रहों के बारे में बात करनी है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, बाकी किसी से अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, इन उपग्रहों की पृथ्वी के परित कक्षाएं वृत्ताकार अथवा दीर्घवृत्ताकार होती हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पलायन वेग पढ़ाया था। तो मैंने आपको बोला था अगर आप बहुत कम वेग से किसी वस्तु को फेंक दो तो उसका पथ कैसा हो जाता है? दीर्घवृत्ताकार।
आप थोड़े ज्यादा वेग से फेंक दो, मतलब लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फेंक दो, तो वृत्ताकार पथ में घूमने लग जाता है। और मैंने उस टाइम आप लोगों को बताया था ये एक्चुअली किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, यानी कक्षीय वेग होता है, यानी जिस चाल से वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो जनरली सैटेलाइट्स या तो वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं या तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत पास में है, जैसे कि आपकी पोलर सैटेलाइट्स होती हैं जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ध्रुवीय उपग्रह जिसको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, पृथ्वी के बहुत पास गति करते हैं। तो वो कैसे गति करेंगे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे। लेकिन अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी से दूर है, ठीक है ना, जैसे भू-स्थिर उपग्रह होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं, वो जो सैटेलाइट्स होते हैं वो पृथ्वी से दूर होते हैं, तो वो कैसे घूमते हैं, वृत्ताकार पथ में। तो कोई सैटेलाइट दीर्घवृत्ताकार पथ में भी घूम सकती है और वृत्ताकार पथ में भी। भूग्रहों की गतियां ग्रहों की सूर्य के परित गतियों के लगभग समान होती है, अतः ग्रहों की गति से संबंधित कैपलर के नियम इस पर भी समान रूप से लागू होंगे। तो जैसा मैंने आपको बोला, जैसे सारे के सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहे थे ना, तो उनके ऊपर हम कैपलर का नियम लगा रहे थे। सेम तरीके से ये सारे के सारे उपग्रह भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इस पर भी अपन कैपलर का नियम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक सी कहानी थी किसके बारे में, उपग्रहों के बारे में। अब इनके टाइप्स देख लेते हैं। तो उपग्रह जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बेटा भाई नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक, जो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे चंदा मामा, वो नेचुरल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैनमेड्स होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल जिनको बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल या मैनमेड जो हमने भेजे अपनी तरफ से, ठीक है, जैसे सबसे पहले अपने आर्यभट्ट भेजा तो हमारा मैनमेड था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हम उस टाइम से अभी तक हम भेजते हुए आए 1962 से, ठीक है, जब हमारे इसरो की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसके बाद से बहुत सारे प्लैनेट्स अपन ने भेजे। तो वो सब कैसे हैं, वो सब के सब कृत्रिम है। नासा पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो बहुत सारे उपग्रह भेजता है। वैसे अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने जो है बेस बने हुए हैं, ठीक है, वो सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजते रहते हैं। वो सब सैटेलाइट्स कौन सी है, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मैनमेड, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी तो डाल ही दी है। देखो लिखा है प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो पृथ्वी के ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले प्राकृतिक आकाशीय पिंडों को प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, जैसे कि पृथ्वी के लिए चंद्रमा है और इसका परिभ्रमण काल कितना है, 27.3 दिन। यानी पृथ्वी के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने में ये 27.3 दिन ले लेता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ हम अपनी तरफ से भेजते हैं, हमने बनाए और हमने स्पेस में भेज दिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या मैनमेड, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, इसकी टाइम पीरियड जो है हम हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उसके कौन से ऑर्बिट में भेजना है। ठीक है, जिस भी ऑर्बिट में भेजोगे उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली, ठीक है, कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स कितने तरीके के होते हैं। अब हम आ जाते हैं सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी पे, कि भाई अगर कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, घूम ही क्यों रहा है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींच के बैठा है। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि मान लो ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा था, उस इंसान ने बोला मैंने कोई चीज फेंकी बहुत तेज, इंसान तो फेंक नहीं सकता है वैसे, मान लो किस चीज से फेंका, तो जब तुमने फेंका तो फेंकने की वजह से अर्थ के बाहर नहीं निकल गई, क्या हुआ, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये इसके चारों तरफ ऐसे घूमने लग गई। तो कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमती क्यों है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो जिस वेग से वो घूमती है, अब देखो क्योंकि वेग तो हर पॉइंट पे चेंज होगा, तो हम यहाँ पे वेग के बजाय कक्षीय चाल बोले तो ज्यादा बेटर है। तो देखो हर पॉइंट पे जो भी, देखो इसकी डायरेक्शन हमको पता है ना, स्पर्श रेखा से बताते हैं, तो जो भी इसका इस तरीके से चाल निकलेगी, चाल तो नियत रहेगी, वेग चेंज होता रहेगा क्योंकि वृत्ताकार पथ में गति चल रही है। तो ये जो इसकी चाल आ रही है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कक्षीय चाल। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने निकालना है तो वो हो गया कक्षीय वेग। ठीक है, स्पर्श रेखा की दिशा में। चलो, तो हमें इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है, यानी गणितीय रूप। तो देखो डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए उसको दिया जाने वाला स्पर्श रेखीय वेग कक्षीय वेग कहलाता है। इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे वी नॉट से, नॉट या फिर ओ, जो भी आप बोलना चाहो। तो वी ओ जो है, ओ का मतलब क्या होता है बेटा इंग्लिश में, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, कक्षीय, इसलिए इसको अपन क्या बोला, वी ओ या वी नॉट। कल हम क्या बोल रहे थे, वी ई, ई मतलब एस्केप,
एस्केप मतलब पलायन, तो हमने कल पलायन वेग निकाला था जो कितना आया था रूट में 2gm/r या रूट में 2gr। आज अपन निकालने वाले हैं कक्षीय वेग जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी vo। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, सबस्क्रिप्ट क्यों लिख रहे हैं। चलो तो क्या बोल रहा है भाई, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल चाहिए। अब देखो भाई, अगर कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, कोई भी चीज वृत्ताकार पथ में गति करती है, तो हमें पता है केंद्र की तरफ एक बल चाहिए। उस बल को अपन क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अब क्योंकि ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, तो यहां पे इसको अभिकेंद्रीय बल कौन प्रोवाइड करवाएगा, पृथ्वी और उसके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, देखो यही सारी रामायण यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो अभी मान लो ये आपकी पृथ्वी है, हरी हरी बना देते हैं, नहीं ब्लू 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 प्लैनेट है ना हमारा, तो ये ब्लू प्लैनेट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये ब्लू प्लैनेट है हमारा अर्थ, और इसके चारों तरफ मान लो कोई सैटेलाइट है ना। अब देखो सैटेलाइट तो मेरे से बनेगी नहीं, इसलिए मैंने सर्किल ही बना दिया। तो ये आपकी कोई सैटेलाइट है और इसके चारों तरफ क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है। देखो बच्चों, मान लो इस सैटेलाइट का द्रव्यमान कितना है m और हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, बड़ा वाला m। तो m क्या है, हमारे उपग्रह यानी सैटेलाइट का द्रव्यमान। तो ये हो गया हमारा उपग्रह का द्रव्यमान, और बड़ा वाला m क्या होता है भाई, हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, अब भाई हमने क्या बोला, हमने बोला इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रोवाइड कराता है, इसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम बोल देते हैं कि भाई पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या है r। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है r, और ये पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, मान लो h ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो h लिख देते हैं यहां पे अपन कि भाई पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, h ऊंचाई पर। ठीक है ना, तो कुल मिला के इस सैटेलाइट की पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी हो गई, इसकी दूरी हो गई r+h। ठीक है भाई, तो पृथ्वी के केंद्र से इसकी दूरी कितनी हो गई, r+h। तो दोनों पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, क्योंकि जो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, वो इसको प्रोवाइड करा रहा है इसका अभिकेंद्रीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसके बराबर हो गया, अभिकेंद्रीय बल के बराबर। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया हमारे पास Gm और इनके बीच की दूरी कितनी है, केंद्र के बीच की दूरी r+h। तो ये हो गया हमारे पास r+h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। तो m सैटेलाइट का द्रव्यमान, v की जगह हम लिखेंगे v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग या फिर हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो लिखेंगे, और नीचे क्या लिखते हैं, mv²/r। r मतलब उसकी त्रिज्या, जिस भी वृत्ताकार पथ में वो घूम रही है, किस में घूम रही है वो, r+h। हम लिखेंगे r+h। अच्छा, कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर आपको त्रिज्या h लेनी चाहिए थी, नहीं, हमें त्रिज्या कहां से लेनी है, पृथ्वी के केंद्र से। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, बस इसको सॉल्व करके v0 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, हमारा यहाँ पे देखो m से तो m कैंसिल हो गया। ठीक है, मुझे v0 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इधर ले आता हूं। वैसे तो दिख रहा है पावर 2 यहाँ पे आ रही है, पावर 1 यहाँ पे आ रही है, डायरेक्ट कट जाएगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं काटना आती वो वहां पे लेकर आओ। तो मैं ले आता हूं आप लोगों के लिए वहां पे। तो ये हो गया हमारे पास Gm, यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है r+h का होल स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया r+h, और ये हो गया हमारे पास v0 का स्क्वायर, है ना। 10th क्लास की मैथमेटिक्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये देखो r+h इधर चला गया, Gm/r+h का होल स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे था, ये रहा। अभी देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 2, और इसके ऊपर पावर कितनी है, 1। तो 2 पावर से 1 पावर घटा दो, कितनी बची यहाँ पे पावर, सिर्फ 1। ठीक है, तो नीचे कितना आ गया हमारे पास, r+h। तो एक्सप्रेशन क्या बन रहा भाई, एक्सप्रेशन बना हमारे पास Gm/r+h, और ये किसके बराबर है, v0 के स्क्वायर के। अब मैं v0 का स्क्वायर थोड़ा निकालना चाहता था, मेरे को तो v0 चाहिए। तो v0 किसके बराबर हो गया, v0 बराबर हो गया रूट में Gm/r+h। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया।
अब भाई एक छोटा सा अजम्पशन यहाँ पे मान के चलेंगे, पर अजम्पशन से पहले हम इस जीएम को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी से, जैसे कल किया था। तो देखो हमने पढ़ा ना, स्मॉल जी किसके बराबर होता है, बड़ा वाला जी, बड़ा वाला एम और पृथ्वी की त्रिज्या आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से जीएम का मान कितना आया, जीएम का मान है हमारे पास जी आर स्क्वायर। यहां से हम जीएम के मान को रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पृथ्वी की त्रिज्या और हमें आर का मान भी पता है, ये जी और एम का रखना बहुत भारी काम है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, जी आर स्क्वायर, और हम नीचे लिख देते हैं आर प्लस एच। ये आ गया हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप चाहो जिस भी ऊंचाई पे निकालना चाहते हो, आप उसका ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो निकालना चाहते हो, यानी उसका कक्षीय वेग निकालना चाहते हो, वो एच आप रख दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे 36,000 किलोमीटर पे उड़ रहा है, 3600 किलोमीटर पे उड़ रहा है, या जितने भी किलोमीटर पे वो उड़ रहा है, वो आप यहाँ पे रख करके आराम से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सप्रेशन निकालने के बारे में बात करते हैं, एग्जाम में एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपको एच तो देगा ही नहीं। तो वहां पे आपको एक कंडीशन बोलेगा कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत पास में उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो अगर वो पृथ्वी के बहुत पास में घूम रहा है तो एच की वैल्यू जो है वो आर से बहुत छोटी होगी। तो अगर एच की वैल्यू आर से बहुत छोटी है तो इस कंडीशन में एच प्लस आर का लगभग मान, मैंने फिजिक्स में आपको बताया था लगभग को ऐसे लिखते हैं, वो किसके बराबर आया, आर के, ठीक है। बस ये डाल दो इधर। वी नॉट कितने के बराबर हो गया, जी आर स्क्वायर प्लस नीचे सिर्फ कितना बचा हमारे पास, आर, ठीक है। तो ये आपका आर से आर कैंसिल हो गया, हमें मिल गया रूट में जी आर, ठीक है। जहां पे आर पृथ्वी की त्रिज्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो जी हमारा कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आर पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। इनका मान रखने पर हमें मिलेगा लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये लगभग मान है, तो लगभग का ही सही लगाएंगे हम यहाँ पे। तो यानी हमें समझ आया कि किसी भी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो लगभग कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतने वेग से वो जो है अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज मुझे और करनी है, मेरे पास जो ये तो मेरे पास वैल्यू हो गई किसकी, ऑर्बिटल की वैल्यू आ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी की, यानी कक्षीय वेग की। अब मैं क्या करूंगा, मैंने जो कल एस्केप वेलोसिटी निकाली थी यानी पलायन वेग निकाला था, और जो मैंने आज निकाला है कक्षीय वेग, इनका लेना मुझे अनुपात कि भाई इनका अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है सबको, कल आया था रूट में 2 GR, आज आया हमारे पास GR। जब मैं दोनों का अनुपात निकालूंगा तो मुझे लगेगा हमारे पास √2/1, ठीक है। तो निकाल लेते हैं किस किस का अनुपात हमारे पास, एक तो हमारा पलायन वेग और एक है हमारे पास कक्षीय वेग। तो पलायन वेग व कक्षीय वेग में संबंध, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा है, कल ही पढ़ा है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, √2GR के, ठीक है। और हमने पढ़ा आज ये किसके बराबर होता है, √GR के। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो यानी अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, समीकरण 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, VE/V0 इज इक्वल्स टू √2GR अपॉन √GR, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर GR को GR से काटना है तो मैं छोटा सा काम करता हूं, मैं √2 को अलग कर देता हूं और रूट में GR को अलग कर देता हूं, है ना। रूट में तो अपन अलग कर ही सकते हैं। तो हमारा √GR से GR मर गया, है ना, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, कट गया दोनों, ठीक है। तो कटने के बाद हमें क्या मिला, √2/1, यानी एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी पलायन वेग और कक्षीय वेग का जो अनुपात है वो कितना आता है, √2:1। सर इससे पता क्या चला, क्या मिल गया सर, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा कि क्या है ये, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा काम देखो, यहां पे जो √2 का मान होता है ना वो लगभग होता है 1.414, ये आपको रट के रखना है, और √3 का मान भी आपको रट के रखना है। प्रैक्टिकल में और बहुत जगह सीधा सीधा काम आता है, 1/√2 का भी याद रखना है। ये वो सारी वैल्यू आपको जो लर्न रखनी है।
अब जैसे 1/√2 क्या है, √2 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये देखो 14 आ रहा था ना, 2 से डिवाइड करने पे कितना आया 707। तो भाई यहां पे जब मैं √2 का मान रखूंगा तो मेरे पास आएगा 1.414 अनुपात 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी सैटेलाइट का वेग 41% बढ़ा दूं, जो भी उसका वेग है ना उसको 41% से बढ़ा दूं, तो वो पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ के चली जाएगी। मतलब वो पलायन कर जाएगी, वो एस्केप कर जाएगी अपने ऑर्बिट से भी और पृथ्वी से भी, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि अगर मैं किसी भी सैटेलाइट का वेग 41% से बढ़ा दूं तो उस केस में वो पृथ्वी से क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। अब 41% कहां से आया सर, तो देखो √2 की जगह हमने रखा 1.414। जब मैंने इसका अनुपात निकाला, जब मैंने VE माइनस V0 अपॉन V0 का अनुपात निकाला तो मुझे लगभग इतना मिला, और जब मैंने इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करा तो मुझे मिला बेटा 41%। तो यानी यदि, ठीक है ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान है, बुक में नहीं लिखा, यहां तक ये बुक में, तो ठीक है। तो यदि किसी भी सैटेलाइट का, यदि उपग्रह का वेग 41% बढ़ा दिया जाए तो यह पृथ्वी से पलायित हो जाएगी, है ना, पृथ्वी से इसका पलायन हो जाएगा। तो पृथ्वी से इसका पलायन हो जाएगा। ठीक है, ये नोट वाली बात है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपन याद रखेंगे, ये थोड़ी सी नोट वाली बात है, दिमाग में रखेंगे तो सही रहेगा, कई जगह यूज आ जाएगी हमारे डायरेक्ट, ठीक है। कई कंपटीशन एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेंगे। तो आई होप सबको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं करा है, एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या करा था। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है, कक्षीय वेग निकालना है, तो आप उसके ऊपर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को उसके अभिकेंद्रीय बल से उसकी तुलना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब वो पृथ्वी की चारों तरफ घूम रही है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन दे रहा है, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसने जब गुरुत्वाकर्षण बल ने उसको ये प्रदान कर दिया तो यहां से हमारे पास उसका वेग आ गया, ये आ गया। फिर हमने कंडीशन लगा दी कि जो h है वो r से बहुत छोटा है, तो नीचे r प्लस एच की जगह कितना आ गया, सिर्फ r। सॉल्व करा तो लगभग हमें मिला 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी वो अपने ऑर्बिट में 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। फिर हमने हमारा जो पलायन वेग और कक्षीय वेग है इसमें संबंध निकाला, जो कितना आया, रूट में 2/1 या रूट में 2:1, ठीक है। यानी जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग का 1.414 गुना होता है, 1.414 टाइम होता है, ठीक है। यहां से एक रिजल्ट आया कि अगर मैं किसी भी सैटेलाइट का वेग 41% से बढ़ा दूं, देखो डिफरेंस निकाला ना भाई, इतना वेग मुझे और देना पड़ेगा, मतलब जितने वेग से वो चल रही है उसका 41% और बढ़ा दो। बढ़ाने से क्या होगा, वो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सब जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, अगर आपको लोगों को याद है तो मैंने बोला था मिशन मंगल में उन लोगों को उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर ही निकालना था, तो उनको उसका पलायन वेग, उसका जो वेग है ना उसको 41% से बढ़ाना था। मतलब जिस भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही है, अगर वो घूम रही है, तो अगर वो उसका वेग 41% से बढ़ा देते तो वो एस्केप कर जाती, आराम से बाहर निकल जाती। तो मैंने आपको उसके पीछे का रीजन बताया था कि वो जब पृथ्वी के पास आ रही थी तो एकदम से इंजन चालू कर देते तो वेग बढ़ जाता, पहले वेग ज्यादा है, हमने पढ़ा है कैपलर के नियम से, तो वो दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाती, ठीक है। फिर उसका वेग ज्यादा हो जाता। अच्छा, एक चीज यहां से और मैं यहाँ पे आपको बताई, देखो V0 जो है वो R प्लस एच के व्युत्क्रमानुपाती है, अगर आप h का मान बढ़ाओगे तो V0 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपने h का मान बढ़ाया तो V0 का मान जो है वो कम हो जाएगा। चलिए, तो अब अपन निकाल रहे हैं बेटा इसका परिभ्रमण काल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब एक चक्कर लगाने में, एक पूरा घूर्णन करने में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो देखो बहुत बच्चों जैसा काम है, कुछ मुश्किल नहीं है भाई। वो वृत्ताकार पथ में घूम रही है तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, 2πr। कितने वेग से चल रही है, V0, दोनों का निकाल दो अनुपात, मिल जाएगा परिभ्रमण काल। तो देखो लिखा है किसी उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर काटने में, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगे
उसको बोलते हैं उसका परिभ्रमण काल, उसको यहाँ पे अपन लिख रहे हैं कैपिटल टी से। तो देखो फॉर्मूला लिखा है कि उसकी कक्षा की परिधि यानी 2πr और साथ में जिस भी वेग से वो चल रहा है वो है उसका कक्षीय वेग यानी v0। ठीक है, तो बस इस वैल्यू को रख दो। तो देखो जो हमारा 2πr है, देखो ये हमारा, हम पृथ्वी को नीला नीला बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लू प्लैनेट अर्थ, और इसके चारों तरफ हमारा सैटेलाइट घूम रहा है गोल 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 गोल, तो गोल गोल सैटेलाइट को घुमा देते हैं। ये जो टोटल इसकी दूरी है, इसकी और इसके केंद्र की दूरी, ये हम पहले ही बोल चुके हैं r+h है। ठीक है ना, पहले हम ये बात कर चुके हैं। तो ये जो हमारा ये जो 2πr आ रहा है ना, इसकी जी कितना आ जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई r+h। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2πr की जगह r की जगह कितना लिखेंगे r+h। और देखो पलायन वेग कहां से आएगा, ये रहा, कहां गया भाई पलायन वेग, हाँ ये रहा, ये देखो gm/r+h, या ये वाला यूज कर लेते हैं जो आप यूज करना चाहो। ठीक है ना, इट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो हम क्या करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं gr²/r+h रूट में। तो हम यहां पे यूज करेंगे रूट में gr²/r+h। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए आप एक काम कर सकते हो, अगर आप इस डेरिवेशन को सिंपल करना चाहते हो तो एक काम कर लो, आप h को हटा दो, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2πr, इसमें आ जाएगा रूट में gr। कोई परेशानी वाली बात नहीं, आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुंचे, r+h आ रहा है हमारे पास, इसको रख देते हैं नीचे, ये हो गया रूट में gr² और ये बटा r+h। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, उसका वेग, उसका समय। ठीक है ना, ये वैल्यू हमने यहां से रखी है। अब देखो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना अच्छे से दिख नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा इसको देखने में, है ना, तो थोड़ा इसको सही कर देते हैं। तो ये जो r+h है ना रूट में, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी भिन्न को ऊपर लेके जाते हैं तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जो ऊपर जाएगी तो देखो क्या हो जाएगी 2πr+h तो था ही, रूट में कितना आ रहा है नीचे gr², और ये जो r+h है रूट वाली टर्म वो ऊपर चली जाएगी। अब देखो बच्चों, रूट में r+h का मतलब है r+h की घात आधा। रूट में r+h का मतलब क्या है, इसकी घात कितनी हो गई r+h की हाफ, आधी। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं r+h की घात 1/2, ये हमारा समय है। 2πr+h, r+h की घात आधा, और नीचे कितना आ रहा है रूट में gr²। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये घात कितनी है इसके ऊपर 1, और इसके ऊपर घात कितनी आधी, दोनों का आधार क्या है समान। एक नियम हमने पढ़ा है, अगर दो चीजों का आधार समान हो, घातें भिन्न भिन्न हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो ये रूल अपन यहां यूज करेंगे, 2πr+h तो है ही, इसकी घात 1, सर 1 कहां से आया, अरे कुछ तो मानोगे ना यार, घात कुछ नहीं लिखा, घात तो 1 तो माननी पड़ेगी, और प्लस आधा, और नीचे कितना है रूट में gr²। तो देखो 1 प्लस आधा करोगे बेटा तो आएगा 3/2, तो ये हमारे पास आ गया r+h की पावर 3/2। ठीक है, और नीचे रूट में कितना आ रहा है, रूट में gr²। ये हमारा समय आ गया किसके लिए, किसी भी सैटेलाइट के लिए। यहां से हम एक चीज और प्रूफ करेंगे, जो मैंने आपको पहले बोला था केपलर का थर्ड नियम। मैंने आपको बोला था केपलर का थर्ड नियम मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, जिसका मतलब था t² सीधे समानुपाती होता है r³ के, मतलब जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रही है, जिस भी कक्षा में वो घूम रही है, उसकी त्रिज्या के घन के। ये चीज हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अब इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, ये है इसकी त्रिज्या r+h। तो वहां पे t का स्क्वायर होता था, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, दोनों और वर्ग लेने पर। तो दोनों तरफ वर्ग लेने पर देखो क्या हो गया, t का तो हो गया स्क्वायर, यहां लिख देते हैं, जगह है हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहां पे t का तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू 2π का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4π²,
रूट में नीचे, भाई जी आर का रूट, जी आर स्क्वायर रूट में है, जब स्क्वायर करोगे तो सिर्फ कितना बच जाएगा, जी आर स्क्वायर। और आर प्लस एच की घात 3/2 है, आर प्लस एच की घात 3/2 है, और उसका मैंने क्या किया है, वर्ग। जब मैं वर्ग करूंगा, पूरा करा ना मैं वर्ग, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिला, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन जी आर स्क्वायर इंटू आर प्लस एच की पावर 3। नोटिस कर लो, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सब नियतांक। तो टी स्क्वायर मान लो ये सब के है अभी के लिए, क्या मान लो भाई, के है, के यहाँ पे पूरा का पूरा नियतांक, 4 स्क्वायर अपॉन जी आर स्क्वायर, है ना, हमने अज्यूम किया है। तो देखो, तो यहां पे हमारे पास देखो टी स्क्वायर सीधे से समानुपाती किसके हो गया, आर प्लस एच की घात 3 के। और आर प्लस एच है क्या, उसकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी, यानी उसकी त्रिज्या। इसको आप चाहो तो आर भी लिख सकते हो, स्मॉल आर। प्रूफ कर दिया अपन ने केपलर का थर्ड नियम। आर के यहाँ पे आर प्लस एच है ना, उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो हमने केपलर का थर्ड नियम भी इजीली प्रूफ कर दिया। अगर आपसे एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आए तो आपको इस तरीके से इसको प्रूफ कर देना है, खत्म। अगर आप ज्यादा नहीं फंसना चाहते हो ना कैलकुलेशन में, तो एक काम कर लो, हमने यहाँ पे स्मॉल आर लिया ना, आप यहाँ पे स्मॉल आर लेके चलो, इसको भी स्मॉल आर लेके चलो। ठीक है, बस इतना सा करना है, आर प्लस एच को शुरू से ही स्मॉल आर लेके चलो, कि भाई उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो आपकी झंझट ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जो आर प्लस एच बार बार आ रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, दोनों ही डेरिवेशन करेक्ट है। जहां पे आर क्या है, बस उसकी त्रिज्या, इतना सबको मेंशन कर देना है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा हमने किस तरीके से उसका परिभ्रमण काल निकाला है। तो ये डेरिवेशन भी हमारा होता है यहाँ पे समाप्त बच्चों। ठीक है, तो आज के जो हमारे गोल थे, जिसमें पहला गोल हमें निकालना था, उपग्रह पढ़ना था, पढ़ा हमने, फिर उसका कक्षीय वेग निकाला हमने, फिर परिभ्रमण काल निकाला हमने। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कक्षा में गतिशील किसी भी उपग्रह की ऊर्जा, कि उसके पास कितनी एनर्जी एग्जैक्टली होती है। तो देखो बहुत आसान है, 4 स्टेप का डेरिवेशन नहीं है। इस डेरिवेशन क्या है, समझने की बात है। ये हमारा ब्लू प्लैनेट है, और इस ब्लू प्लैनेट के चारों तरफ ये हमारा, जितनी देर से हम सैटेलाइट को घुमा ही रहे, ये सैटेलाइट हमारा है ना, ये हमारा सैटेलाइट है। अगर ये v0 वेग से गतिशील है, ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर है ये, इसको आर ही बोल देते हैं। आप चाहो तो कैपिटल आर प्लस एच लिख दो, या लिख दो, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये इतनी ऊंचाई पर है, क्योंकि ये पृथ्वी से किसी ना किसी ऊंचाई पर है, पृथ्वी के केंद्र से किसी ना किसी ऊंचाई पर है, और साथ के साथ किसी ना किसी वेग से गतिशील है। तो इसके पास जो ऊर्जा होगी, जो इसके पास कुल ऊर्जा होगी, वो दोनों के योग के बराबर होगी। कौन कौन सी, स्थितिज भी है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष कोई ना कोई स्थिति है, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है, और इसके पास गतिज ऊर्जा भी है। ठीक है ना, इसके पास स्थितिज ऊर्जा भी है और इसके पास गतिज ऊर्जा भी है बच्चों। तो बोल रहे हैं हम कि भाई सैटेलाइट का द्रव्यमान m, पृथ्वी का द्रव्यमान m, रख दो यहाँ पे वैल्यू। तो भाई उसकी, अगर मैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करूं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था Gm अपॉन r विद नेगेटिव साइन। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या पढ़ा था, माइनस का Gmm अपॉन r, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र था। स्थितिज ऊर्जा को तो सब जानते ही हो, हाफ mv²। तो देखो स्थितिज ऊर्जा की जगह मैं क्या लिखूंगा, Gmm, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान m है, और इनके बीच की दूरी r या r प्लस एच, वॉट एवर यू वांट टू टेक, प्लस इसकी गतिज ऊर्जा हाफ m v0 का स्क्वायर। अब v0 वापस ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो सब कनेक्टेड है। v0 निकाला, परिभ्रमण काल में भी यूज आ गया, इसकी ऊर्जा में भी यूज आएगा। तो अब जो मैं कह रहा हूं आपको सुनिएगा, हमने जो निकाली थी वैल्यू, ये रही, हमने निकाला था इसका मान Gm अपॉन आर प्लस एच, ये वाला यूज करेंगे क्योंकि वहां पे भी पहला टर्म Gm दिख रहा था। तो यहाँ पे आर प्लस एच की जगह मैंने आपको क्या बोला, स्मॉल आर ले लो, झंझट ही खत्म। तो v0 की वैल्यू कितनी हो गई, रूट में Gm अपॉन आर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v0 यहाँ पे किसकी इक्वल है, ये u है बेटा, एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये, और ये होगा हमारे पास रूट में Gm अपॉन आर, है ना। आप चाहो तो वो आर प्लस एच लिख सकते हो, नहीं तो स्मॉल आर से काम चल रहा है तो चला लो ना। तो देखो कितना हो गया, हाफ m
V0 क्या, ये रहा, इसका स्क्वायर करना है, रूट में GM अपॉन R का क्या करना है अपने को, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, प्लस माइनस का GMM अपॉन R, माइनस का GMM अपॉन R प्लस हाफ M, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देखो GM अपॉन R। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, दोनों टर्म बिल्कुल सेम सेम आ रही है, ये भी GMM अपॉन R आ रहा है लेकिन साथ में 2 लेके आ गया ये, और ये GMM अपॉन R नेगेटिव लेकर आया। अब अगर मैं इन दोनों में से GMM अपॉन R कॉमन ले लूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, अंदर हमारे पास कितना बचेगा, अंदर यहां पे बचा माइनस का 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 तो मानना पड़ेगा ना, तो माइनस का 1 प्लस 1/2, तो जब -1 में से 1/2 घटाते हैं तो माइनस का 1/2 बचता है, माइनस का GMM अपॉन 2R, ये उसकी कुल ऊर्जा है। और ये ऊर्जा नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि वो पृथ्वी से बंधा हुआ है, वो पृथ्वी से क्या है, बंधा हुआ है, तो यहां पे ऋणात्मक का चिन्ह ये बता रहा है कि वो पृथ्वी से बंधा हुआ है, और जहां कोई दो चीजें बंधी हुई होती हैं उनकी ऊर्जा हमेशा नेगेटिव होती है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, तो आकर्षण के केस में कुल ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है कि वो पृथ्वी से बंधा हुआ है। मान लो उसको पृथ्वी से बांध के, मतलब जो बंधा हुआ है उसको निकाल के पृथ्वी से बाहर फेंकना है, चाहते हो आप क्यों बाहर निकल जाए, तो अब इतनी ऊर्जा दे दो उसको, आप उसको इतनी ऊर्जा दे दो, चाहे गतिज ऊर्जा के रूप में इतनी ऊर्जा दे दो, वो पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतनी ऊर्जा देने से वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। तो लिख देते अपन यहां ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वह पृथ्वी से बंधा हुआ है ना, बंधा हुआ का मतलब उसी के चारों तरफ घूम रहा है, बंधा हुआ है। एक टर्म जो आपके सिलेबस में नहीं है जिसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इतनी ही ऊर्जा आप दे दो उसको गतिज ऊर्जा के रूप में, तो अपना ऑर्बिट चेंज कर लेगा, इस एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक है ना, उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा, लेकिन वह है नहीं सिलेबस में, बस इसी को पॉजिटिव करना होता है। तो आई होप ये सबको चीज समझ आ गई होगी। स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू हमने निकाली वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हमारा फोर्थ टारगेट जो था, जब मैंने आपको बोला था सबसे इजी है इसकी ऊर्जा, वो भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, बहुत आसानी से सब चीजें कनेक्टेड है। V0 निकाला, उसका समय निकाला, फिर उसके बाद हमने उसका जो कुल ऊर्जा वो भी निकाल ली। ठीक है, तो हमने एक सैटेलाइट के बारे में जितनी चीजें पढ़नी जरूरी थी वो सब पढ़ ली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सैटेलाइट के अंदर की। जैसे मैंने आपको बोला पूरा लेसन सैटेलाइट के ऊपर ही डेडिकेटेड है, तो सैटेलाइट के अंदर चले जाते हैं थोड़ा सा। अब सैटेलाइट के अंदर जाएंगे तो देखो क्या होगा, सैटेलाइट के अंदर जाएंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि हमारा तो वेट है ही नहीं, हमें कोई भार है ही नहीं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, भारहीनता। क्या भारहीनता हमने पहले भी पढ़ी है? क्या वेटलेसनेस की कंडीशन पहले के किसी लेसन में भी हमने पढ़ी है क्या? बिल्कुल पढ़ी है। जब मैंने आपको बोला था कि एक लिफ्ट मुक्त रूप से गिर जाती है, मतलब अगर उसका गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर हो जाए, तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारा द्रव्यमान है ही नहीं, हम वेटलेसनेस की कंडीशन फील करते हैं, हम भारहीनता का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बोला था, मतलब अगर आप वेटिंग मशीन पे खड़े हो जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां पे आपका जो रीडिंग आ रही है वो जीरो आ रही है, बहुत बड़ा गोल बिल्कुल जीरो दिखेगा कि मेरा वेट जो द्रव्यमान है एकदम से जीरो हो गया। ठीक है ना, क्यों हो गया मेरा द्रव्यमान जीरो? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वेटिंग मशीन पे खड़ा होता हूं, तो जब मैं वेटिंग मशीन पे नीचे दबाव डालता हूं, तो वेटिंग मशीन का जो उसके ऊपर लगने वाला जो रिएक्शन फोर्स होता है, जो प्रतिक्रिया बल होता है, वो वेटिंग मशीन मापती है। जब मैं धरती माता पे बल लगाता हूं तो धरती माता मेरे पे लगाती है, तो धरती माता ने जो मेरे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाया है, प्रतिक्रिया बल लगाया है, वही वेटिंग मशीन मापती है। तो वो प्रतिक्रिया बल अगर जीरो हो जाए किसी तरीके से, अगर वो प्रतिक्रिया बल जीरो हो जाए, तो उस केस में वेटलेसनेस की कंडीशन में चला जाऊंगा, मतलब मेरा भार जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखो यही कहानी हमने यहां पे लिखी है कि किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल होता है जिससे वह पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। जब वस्तु पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर होती है तब वस्तु का भार गुरुत्व की तुल्य होता है, और इसे हम वास्तविक भार कहते हैं, यानी mg के। गुरुत्व की तुल्य का मतलब क्या है? mg के इक्वल। तो मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं,
अभी मैं वेटिंग मशीन नीचे रखूंगा तो पृथ्वी मुझे जितने बल से खींच रही है वही रीडिंग मुझे बताएगी और मेरा वास्तविक भार है। तो जो वेटिंग मशीन होती है वो क्या करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेटिंग मशीन वो रिएक्शन फोर्स मेजर करती है, वो प्रतिक्रिया बल मेजर करती है जो पृथ्वी मेरे पे लगा रही है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है। जब वस्तु किसी तोलने वाली मशीन पर खड़ा होता है तब मशीन भार का विरोध करती है और तोलने वाली मशीन का वस्तु पर प्रतिक्रिया बल वस्तु के भार को व्यक्त करता है। ठीक है, तो जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना मशीन पे, सिर्फ इतना समझिए, जो रिएक्शन फोर्स हमारी मशीन पे लग रहा है ना, उसी को अपन बोलते हैं उसका वेट, जो वो मेजर कर रही है। अब कोई भी वस्तु जो है वो भारीहीनता का अनुभव कब कब कर सकती है, कब वो जो है कब ऐसा केस आएगा जब उसका वेट उसको फील ही नहीं होगा, वो वेटलेसनेस की कंडीशन में चली जाएगी। तो 3 केसेस में हो सकता है। इसमें से देखो, पहला केस, अगर वो गुरुत्व के अंदर मुक्त रूप से गिरे, मतलब अगर उसका त्वरण g के बराबर हो जाए, तो जो हमने बहुत बार देखा है, लिफ्ट में भी देखा, ऊपर से नीचे किसी चीज को गिराऊंगा और बीच में अगर इसके नीचे वेटिंग मशीन लगा दूं तो 0 बताएगा रीडिंग। दूसरा, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ क्या करे, परिभ्रमण करे, मतलब अगर कोई ऑर्बिट, कोई भी सैटेलाइट किसी भी ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, तो उस केस में अगर आप उसके अंदर जाके बैठ जाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरा वेट तो है ही नहीं। और लास्ट और फाइनल, आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़कर चले जाओ। ठीक है, आप किसी क्या बोलते हैं रॉकेट शॉकेट में चले गए, वहां पे आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले गए, तो वहां पे आपको वेटलेसनेस फील होगा। ठीक है, वेटलेसनेस फील क्यों होगा, कि वहां पे आप पे लगने वाला परिणामी गुरुत्वीय बल 0 है। देखिए लिखा है, जब कोई वस्तु बाह्य अंतरिक्ष में शून्य बिंदु पर हो, शून्य बिंदु का मतलब उस पे कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगना चाहिए, ना तो पृथ्वी का, ना ही किसी भी दूसरे प्लेनेट का। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाएगा और वेटलेसनेस की कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, अब कोशिश करते हैं इस वेटलेसनेस को प्रूफ करने की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वस्तु है ना उसका जो रिएक्शन फोर्स है 0 है। ध्यान से सुनना, मान लो ये प्रूफ हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको पहले ही दे देता हूं, बस उसमें थ्योरी लिखी है वेटलेसनेस की, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं आपको सिर्फ अगर इतना सा प्रूफ करके बता दूं कि उस वस्तु पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स 0 है, तो आप बोल दो कि हाँ भाई वेटलेसनेस की कंडीशन है। क्योंकि वेटलेसनेस यानी भारहीनता तभी हो सकती है जब मेरे पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स क्या हो जाए, 0। जब मेरे पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स 0 का, तो मशीन क्या मेजर करेगी, वो तो रिएक्शन फोर्स ही मेजर कर रही है ना, तो वो 0, तो मेरा वेट भी 0। ठीक है, तो देखो, अगर कोई सैटेलाइट यहां पर है ना भाई, अगर कोई सैटेलाइट यहां पर है और सैटेलाइट में मैं बैठा हूं और मेरा द्रव्यमान कितना है, मान लो मेरा द्रव्यमान है m'। अगर मैं सैटेलाइट में बैठा हूं और मेरा द्रव्यमान कितना है m', और m' क्या है, वस्तु का या फिर इंसान का द्रव्यमान है ना, तो वस्तु का द्रव्यमान इतना है। तो देखो, एक तो वस्तु पे लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, और वो कितना लगेगा भाई, हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है Gm'(r²). और ये कहां की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स दी सेंटर। पृथ्वी मुझे इस बल से अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन साथ के साथ क्योंकि पृथ्वी मुझे अपनी तरफ खींच रही है तो एक विरोधी बल भी ऊपर लगेगा। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की तरफ एक बल लगता है ना, कौन सा, रिएक्शन फोर्स। यहां पे इस पे रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये तो पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, तो नेट फोर्स कहां लगेगा, नीचे। नेट फोर्स कहां लगेगा, नीचे लगेगा। और वो नेट फोर्स क्या है, उसके ऊपर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल यानी mv²/r। क्योंकि यहां पे मैंने m' दिया तो मैं m' ही लिखूंगा। तो देखो, रिएक्शन फोर्स लगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स विपरीत दिशा में था, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है, रिएक्शन फोर्स ऊपर है, प्रतिक्रिया बल माइनस कर दिया, और कुल बल उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, हमारा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, और उस पर लगने वाला नेट फोर्स, कुल बल, उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इस चीज को अपन सॉल्व करके आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी आर की वो 0 आएगी। देखो, mv²/r अभी जस्ट पीछे प्रूफ कर आया हूं, चलो कर देता हूं यहां पे। और किस वेग से घूम रहा है, वो ऑर्बिटल से। ठीक है, अभी देखो v0 का मान मैंने आपको भी बताया था कितना होता है, रूट में Gm/r पढ़ा है हमने, रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो कितना आएगा, m', इसका स्क्वायर कर लो बेटा, Vm/r आ गया,
ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ी गड़बड़ की है, यहाँ पे mv² आएगा, हमने r² लिख दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा था, थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसका स्क्वायर करा और एक r हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये gmm' साफ साफ दिख रहा है आपको, gmm' यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। सॉल्व कर लो आप, gmm' माइनस r gmm'/r², दोनों हो गए कैंसिल, माइनस r 0 के बराबर है, तो r 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट रिएक्शन फोर्स 0 है, यानी वो भारहीनता का अनुभव करेगी, 101% करेगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने भारहीनता को प्रूफ भी कर दिया और समझ भी लिया, भाई अगर हमारे पे लगने वाला रिएक्शन फोर्स 0 है तो मैं भारहीनता का अनुभव करूंगा, ना तो मैं वहाँ पे टूथपेस्ट कर पाऊंगा, ठीक है, ना मैं पानी पी पाऊंगा, ना मैं खाना खा पाऊंगा, ना मैं कुछ और कर पाऊंगा, हर चीज हवा में उड़ती हुई दिखेगी। ठीक है बच्चों, आज के लेसन के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फ्री एजुकेशन मिल सके। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद, बाय बाय।